इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो बस 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक खबर होगी आपके पास। राजधानी दिल्ली में आज ऑटो चालक हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क किनारे एक लाइन से ऑटो खड़े हैं। हड़ताल की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को वैकल्पिक इंतजाम करना पड़ रहा है। ऑटो चालकों की यह हड़ताल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की मनमानी के खिलाफ है। ऑटो रिक्शा संघ का कहना है कि अगर 3-4 दिनों में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो रोजाना शाम 4 बजे से ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। ऑटो चालकों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस रिश्वत मांगती है। आरोप है कि पुलिस वाले मना करने पर ऑटो जब्त कर लेते हैं या चालकों पर भारी जुर्माना लगाते हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर बीएस वसी से मुलाकात की और ऑटो रिक्शा चालकों के आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए कहा। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में डीयू की छात्रा पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी साथी के साथ मिलकर ब्लेड से हमला कर दिया। दोनों ने छात्रा के चेहरे पर ब्लेड से कई वार किए। छात्रा को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री ले जाया गया, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। दिल्ली के खेड़ा गांव में कार सवार बदमाशों ने एक शख्स पर फायरिंग की। युवक गंभीर हालत में हॉस्पिटल में है। पीड़ित के मुताबिक लूट का विरोध करने पर उस पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस को आपसी रंजिश का शक है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक घर से मां और उसके 6 साल के बच्चे की लाश मिली। दोनों की लाश सड़ी गली स्थिति में मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या 3-4 दिन पहले की गई होगी। घर में सिर्फ 3 सदस्य रहते थे। वारदात के बाद से ही मृतक महिला का पति लापता है। पुलिस पति पर हत्या का शक जता रही है। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में तैनात एक इंस्पेक्टर के घर से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। हैरानी वाली बात यह है कि पीड़ित इंस्पेक्टर अपनी बहू पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल घरवालों का बहू से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी सुनवाई महिला आयोग में हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने घर पर जासूसी के उपकरण पाए जाने की खबरों का खंडन किया। इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन में छपी खबर के मुताबिक गडकरी के 13 दिन मूर्ति लेन स्थित आवास पर जासूसी उपकरण लगाए गए थे। खबरें आई कि गडकरी के आवास में हाई पावर लिसनिंग डिवाइस मिले हैं, जिसे अब हटा लिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि बीते अक्टूबर गडकरी के घर जासूसी उपकरण लगाए गए थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर मंत्रियों के घर जासूसी हो रही है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। जबकि पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें गडकरी के घर जासूसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट पार्टियों ने इस पर गडकरी और सरकार से जासूसी कांड पर सफाई मांगी है। जांच अधिकारियों के हवाले से खबर है कि ऐसे उपकरण अमेरिकी सीआईए और एनएसए ही इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने 30 जून को खबर दी थी कि अमेरिकी जांच एजेंसियां बीजेपी समेत दुनिया की कई राजनीतिक पार्टियों की जासूसी करवा रही है। खबर आने पर भारत ने अमेरिका से इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इससे पहले जून 2011 में वित्त मंत्रालय में जासूसी उपकरण लगाए जाने की खबर आई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। 2012 में खबर आई थी कि रक्षा मंत्री एके एंटनी के दफ्तर में भी जासूसी उपकरण लगाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई और शिव संग्राम जैसे घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी और शिवसेना सीट बंटवारे को लेकर एक बैठक और कर चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। अजीत पवार का कहना है कि एक बाला साहब थे जो पाक का विरोध करने के लिए पिच तक खोद देते थे, और एक ये है कि पीएम के आगे शपथ लेते हैं। साथ ही अजीत पवार ने कहा कि मोदी के आगे इनकी नहीं चलती। 5-6 मंत्री बनवाना चाहते हैं, लेकिन मोदी ने केवल एक ही दिया। भीगी बिल्ली की तरह एक से ही संतोष कर लिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को चुनावी खर्च का सही ब्यौरा न देने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने कहा था कि वो काजी जुडिशियल बॉडी है और अपने आदेश का जब बचाव नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को दिल्ली के अशोका होटल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इफ्तार पार्टी में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव सोनिया के साथ बैठे, जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राजनयिकों के साथ बैठे हुए नजर आए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक अलग टेबल पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ बैठे नजर आए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया।
पासवान की इफ्तार पार्टी में शहनवाज हुसैन और सुशील मोदी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। संसद के बजट सत्र में कटौती नहीं होगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बजट सत्र को वक्त से पहले खत्म करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। वेंकैया नायडू का कहना है कि बजट सत्र में बीमा बिल जैसे कई अहम विधेयक सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत 7 जुलाई को हुई थी और ये 14 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी और मोदी सरकार में तालमेल बनाए रखने की कवायद आज से शुरू हो जाएगी। बीजेपी ऑफिस में सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनने के लिए बैठेंगे। जल्दी मोदी सरकार पूर्व सांसदों के वेतन में 75% की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी तक पूर्व सांसदों को 20,000 रूपये प्रतिमाह का पेंशन मिलता है, जो बढ़ोतरी के बाद 25,000 रूपये हो जाएगा। इससे पहले सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सांसदों को ही रिटायरमेंट के बाद के फायदे मिलते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पिछली एनडीए सरकार ने फैसला किया कि कोई सांसद जितने दिन भी सांसद रहे उसे पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार इसके अलावा 5 साल से ज्यादा सांसद रहने वालों को हर साल मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते को 1500 से 2,000 रूपये प्रतिमाह कर सकती है। पूर्व सांसदों का पेंशन बढ़ाने को मंजूरी देने के लिए संसद की रजामंदी भी जरूरी होगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक संसद से शीतकाल में सरकार इस संबंध में कानूनी बदलाव कर सकती है। इसके अलावा पूर्व सांसदों के आश्रितों में अब तलाकशुदा या विधवा बेटियां भी शामिल हो सकती है। मोदी सरकार सांसदों की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को लंबे समय तक पेंशन देने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों देशों ने आपसी सहयोग और व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। भारत रवाना होने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। यहां वरिष्ठ पुजारी ने गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। सुषमा ने मंदिर की परिक्रमा की। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर नेपाल जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलेंगे। साथ ही मोदी नेपाली संसद को भी संबोधित करेंगे। 17 सालों बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम नेपाल जा रहा है। सुभाष घई के गोरेगांव स्थित एक्टिंग स्कूल व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल को 31 जुलाई तक खाली करने का आदेश दिया था, जबकि पिछली सुनवाई पर महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट ने साफ किया था कि वो स्कूल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यूपी के सहारनपुर में प्रशासन के सख्त पहरे के बीच सिटी कोतवाली इलाके में मौजूद एक दुकान में आग लगा दी गई। दुकान में आग कुछ उपद्रवियों ने लगाई, फिलहाल उनका पता नहीं चल पाया है। सहारनपुर में आज से कर्फ्यू में 4-4 घंटे की ढील दी जाएगी। कर्फ्यू में ढील के लिए शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा नया शहर है, जबकि दूसरा हिस्सा पुराना शहर रखा गया है। पुराने शहर में शाम 3 बजे से 7 बजे तक की ढील दी जाएगी, जबकि नए शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ढील दी जाएगी। शनिवार को हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए थे। मामले में 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद 6 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी है, बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सहारनपुर में दिन में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल और पीएसी के जवान तैनात हैं। सहारनपुर में प्रशासन ने ईद पर घर आ रहे लोगों के लिए रेलवे स्टेशन से घर तक बसों का इंतजाम किया है। प्रशासन की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, जिन पर लोग सीधे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते हैं। ताजा हालात को देखते हुए सहारनपुर जिले में 30 जुलाई तक एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। यूपी सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। यूपी के सहारनपुर में हुई हिंसा की आंच जम्मू तक पहुंच गई है। जम्मू में सिख समुदाय के लोगों ने सहारनपुर हिंसा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जाम लगाकर लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहारनपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सहारनपुर हिंसा को इशारों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ दिया। कलराज ने सहारनपुर समेत 34 जिलों में आईएसआई के नेटवर्क होने की बात कही। सहारनपुर हिंसा को लेकर यूपी के मंत्री आजम खान ने हिंसा की तुलना 2 साइकिलों की टक्कर से कर दी और कहा कि ऐसे में इंटेलिजेंस विभाग आखिर क्या करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि यूपी सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, इसीलिए सूबे को 4-5 हिस्सों में बांट देना चाहिए। कानपुर के पनकी में बाइक सवार बदमाशों ने अगवा करके एक नवविवाहिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता अपने पति के साथ कार में कहीं जा रही थी, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और पति की बेरहमी से पिटाई की, फिर नवविवाहिता को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। लखनऊ के मोहनलालगंज में महिला की हत्या के मामले में खुलासे के बाद पुलिस का झूठ पकड़ा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले महिला का गैंगरेप हुआ था, जबकि पुलिस रेप से इनकार कर रही है।
फोरेंसिक रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि महिला के शरीर से 2 लोगों के डीएनए मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि रेप और मर्डर केस में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की भूमिका थी। लखनऊ पुलिस ने दावा किया था कि महिला से रेप नहीं हुआ था और हत्या में सिर्फ एक शख्स शामिल था। इस मामले में रामसेवक नाम के सिक्योरिटी गार्ड को ही इकलौता आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया था। यूपी के मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर किसी पुलिस अफसर की गलती सामने आई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 24 अगस्त को होने वाले सिविल सेवा पीटी एग्जाम स्थगित करने पर यूपीएससी राजी हो गई है। 1-2 दिनों में औपचारिक ऐलान होगा। यूपीएससी में भारतीय भाषाओं के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष के साथ मीटिंग की। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र के साथ साथ कार्मिक सचिव भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक की जानकारी दी। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में धरने पर बैठे परीक्षार्थी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल मंच पर बैठने और भाषण देने को लेकर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के 2 गुटों में ही भिड़ंत हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने हो चिल्लर मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। विनोद शर्मा के मुताबिक मामले पर कमीशन के गठन के 3 साल बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विनोद शर्मा ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। अम्बाला पहुंचे विनोद शर्मा ने जेबीटी टीचर्स का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में अनशन पर बैठे टीचर्स की मांगें सरकार को जल्द पूरी करनी चाहिए। लद्दाख के दमचौक में चीनी आर्मी ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर भारतीय चरवाहों के टेंट उखाड़कर अपने टेंट लगा दिए। भारतीय सेना ने इस बाबत चीनी आर्मी से विरोध भी जताया। चीनी सैनिकों की ये घुसपैठ शुक्रवार की देर रात हुई। दमचौक के गोजी में भारतीय चरवाहों के बने टेंट पर चीनी सैनिकों ने धावा बोल दिया और उन्हें तोड़ डाला। मुंबई में जोरदार बारिश के चलते कई जगहों पर जलजमाव की नौबत पैदा हो गई। जुहू समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मुंबई में आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास हाईटाइट आने की आशंका जताई गई है। मुंबई के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। सड़क पर पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी लग गया। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डैम का पानी छोड़े जाने की वजह से पूर्णा नदी उफान पर है। पूर्णा नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी का तेज बहाव गली मोहल्लों से गुजर रहा है, जिसकी वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। खेतों में कई फीट पानी जमा है, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मांडू नदी के नजदीक कई मकान ढह चुके हैं, जबकि कईयों को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क किनारे की जमीन कट गई है। वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है। मौसम खराब होने की वजह से 29 जुलाई तक प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी है। भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। यूपी के कानपुर में 2 कारों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फौरन दमकल विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया, जिसके बाद दमकल कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। आग कैसे लगी अब तक पता नहीं चला। यूपी के गोरखपुर में एक मासूम से रेप का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़के पर ही रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी लड़के को भी पकड़ लिया गया है। हरियाणा के रोहतक में दबंगों का कहर। गैंगरेप पीड़िता और उसके पति को आरोपियों ने जमकर पीटा। इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उन पर से गैंगरेप का केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन मना करने पर पिटाई करने लगे और पति के कूल्हे पर कील ठोक दी। जम्मू के संजय नगर में पुलिस ने एक जवान ने खुदकुशी से पहले अपने 2 बहनों को गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के मथुरा में एक हाईकोर्ट के जज के घर चोरी, लाखों का सामान और कैश उड़ा ले गए चोर। खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुए चोर। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। यूपी के आगरा में बाइक सवार 4 बदमाशों ने चांदी कारोबारी से 20 किलो चांदी लूट लिया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर कारोबारी से चांदी लूटी। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के फैजाबाद में पुलिस ने मिर्ची गैंग का पर्दाफाश किया। गिरोह के 4 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस को इस गैंग का काफी वक्त से इंतजार था। ये लोग पहले आंख में मिर्च पाउडर डालते हैं, फिर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश हत्या, लूट और रंगदारी जैसे आरोपों में शामिल थे। बदमाश पर 50,000 का इनाम था। यूपी के आगरा में एक कुख्यात बदमाश सुरेंद्र सिंह पुलिस के लिए बना सिरदर्द, कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। सुरेंद्र सिंह पर अपहरण, हत्या और फिरौती जैसे कई मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ एमपी और राजस्थान पुलिस को भी इसकी तलाश है। यूपी के मंदसौर में 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर टटलू गैंग के एक सदस्य को बंधक बनाकर वसूली करने का आरोप है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपी सिपाही फरार हो गए हैं। यूपी के बहराइच में डॉक्टरों की लापरवाही से 2 बच्चियों की जान चली गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक डॉक्टर सो रहे थे और उनकी बच्ची को स्वीपर ने सुई लगाई। बच्चियों को सुई लगाते ही दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ गई और दोनों की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला और उसके 3 बच्चों को जिंदा जलाया गया। चारों को बेड के अंदर जलाया गया। वारदात के बाद महिला के पति समेत पूरा परिवार फरार है। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला के परिवार वालों के मुताबिक ससुराल वाले उनकी लड़की को परेशान करते थे। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक पति ने पत्नी को जलाने का आरोप लगाया है। मामूली विवाद पर पति ने पत्नी को केरोसिन डालकर जला दिया। गंभीर हालत में महिला हॉस्पिटल में भर्ती, आरोपी पति फरार। यूपी के देवरिया में एक महिला को दहेज के लिए जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। महिला के मुताबिक उसका पति और सास उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। यूपी के कानपुर में एक छात्र को किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई। छात्र के परिवार से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। फिरौती न मिलने पर किडनैपर्स ने छात्र की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। किडनैपर्स की निशानदेही पर पुलिस ने छात्र का शव भी बरामद कर लिया। कानपुर में ही एक नाबालिग लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास से मिली डायरी से मृतक की पहचान हो गई। पुलिस को हत्या का शक है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के लिए एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। कानपुर में ही जमीनी विवाद में एक शख्स ने अपने ही पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के मैनपुर में 100 रुपए के लिए एक मजदूर की हत्या कर दी गई। मृतक अपनी मजदूरी की मांग कर रहा था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने उसे केरोसिन पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और करीब 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर 2 गुटों में मारपीट हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिए लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह से लोगों को भगाया। यूपी के कन्नौज में 5 भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सभी कूड़े के ढेर में एक डिब्बे में मिले। पुलिस ने सभी भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बस्ती में एक महिला ने पैर पर सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में महिला ने मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने महिला के सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के गोरखपुर में एक शख्स ने चरित्र पर शक होने पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। अपनी पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के मथुरा में एक रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की खबर लगते ही दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के औरैया में एक बस में आग लगी। 6 लोगों की बस में जलकर मौत हो गई। बस पर हाई टेंशन वायर गिरने से लगी थी आग। हादसे में करीब कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। यूपी में वाराणसी के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा। स्टेशन की सुरक्षा कड़ी होगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यूपी के गाजीपुर में एक शख्स को 786 नंबर की चीजें जमा करने का शौक है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रेडियो कंट्रोल कार रेस का आयोजन किया गया। मेंथॉल फ्यूल पर चलने वाली ये कारें महज 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपील पर इजरायल ने गाजा में संघर्ष विराम को अगले 24 घंटे तक के लिए बढ़ा दिया है। आम लोगों के लिए खाने पीने की चीजों की कमी और ईद के त्योहार को देखते हुए फिलिस्तीनी गुट हमास भी 24 घंटे के संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है। चीन के 8 राज्यों में मातमो तूफान ने जमकर तबाही मचाई है।
तूफान से प्रभावित करीब 2,89,000 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक द डॉन ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने का समर्थन करते हुए संपादकीय छापा है। द डॉन ने लिखा है कि भारत को MFN का दर्जा देने में और देरी के संकेत मिल रहे हैं। न्यूयॉर्क में 25 साल के युवक ने स्पाइडरमैन जैसे कपड़े पहनकर महिला टूरिस्ट को तंग किया और फिर एक पुलिस वाले को घूंसा मार दिया। गिरफ्तार किए गए युवक ने अपना नाम जूनियर बिशप बताया। महिला टूरिस्ट से टिप को लेकर बिशप झगड़ा कर रहा था। पुलिस वाले ने जब उसे रुकना चाहा तो उसने उसे घूंसा मार दिया। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने कहा कि यूक्रेन में मलेशियाई यात्री विमान MH17 को मार गिराने की घटना के चलते रूस को फुटबॉल विश्व कप 2018 की मेजबानी नहीं मिलनी चाहिए। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने पर खर्च होंगे 1 लाख करोड़। देश की टॉप लिस्टेड कंपनियों के CEO की सालाना सैलरी औसतन 10 करोड़ है, जबकि अमेरिका में 100 करोड़। मारुति ने होंडा की मोबिलियो से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए एर्टिगा के दाम घटा दिए हैं। मारुति ने एर्टिगा की कीमतों में 70,000 की कमी कर दी है। गूगल ने लैपटॉप साइज इन्वर्टर के लिए $10 लाख यानी करीब 6 करोड़ रुपए बतौर इनाम की पेशकश की है। दरअसल गूगल ने IEEE के साथ मिलकर लिटिल बॉक्स चैलेंज शुरू किया, जिसके तहत 1 kW क्षमता वाले विजुअली इन्वर्टर बनाए जाने हैं। 9 अगस्त को वित्त मंत्री अरुण जेटली RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि संबोधन में जेटली ग्रोथ रेट में वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाली घोषणाओं पर चर्चा करेंगे। बॉलीवुड